हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे आया हूँ। द रीज़न वाज दैट कि हाल ही में अभी JKS का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है और उसको रिलेटेड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है यूट्यूब में। जैसे कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट था, डूएबल नहीं था, करंट बहुत पूछा था, PSC को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की जांच नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था तो सबों के लिए था, ना मेरे लिए था ना आपके लिए था, अकेले के लिए, सबों के लिए था। और प्रीलिम्स का सिर्फ सिंपल सा फंडा ये है कि आपको औरों से बेहतर करना है, आपको बाकियों से बेहतर करना है, आपको टॉप नहीं करना। इसमें इसका क्वालिफाइंग नेचर है, जो आपके मार्क्स ऐड होंगे वो मेंस के ऐड होंगे। सो द सिंपल थिंग इज डैट कि आपको अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो सबके लिए आया, ईजी आया तो सबके लिए आया, अकॉर्डिंगली मेरिट बनता है। बट अब हम इस एग्ज़ाम को दोबारा एनालाइज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले एग्ज़ाम की लेवल क्या था। मैं तो उसको बोलूँगा ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ऐसा भी नहीं था कि भाई ये डूएबल ही नहीं था। अभी हम देखेंगे, जब हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत हद तक ये अप्रोच में था पेपर। हाँ, मुझे पता है इसके वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये वो कश्मकश में बहुत सारी चीज़ें ख़राब की गई, बच्चों की बहुत सारा टाइम भी बर्बाद किया गया, इंक्लूडिंग माइन। हम सब एक ही नाव पे सवार थे, ठीक है। तो मैं आपको अपना स्कोर भी बताऊंगा, बट मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा कि मैंने कितना इसमें अचीव किया। तो एनालाइज करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम जो नवजोत सिंह है। मैंने मेंस दिया है 2024 का एंड वेटिंग फॉर दैट रिज़ल्ट। उसके अलावा आई हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम ऑल्सो। प्री 2025 को 2025 भी मैंने ईजिली क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में एंड में बताऊंगा। तो पहले हम चलते हैं सीधा एग्ज़ाम की तरफ और क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पेपर लाया है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सेट ए है, ठीक है। हैव योर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन लाइटर वंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबको इक्वली खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को मास पे डिपेंड नहीं करती, वो हर ऑब्जेक्ट को इक्वली अपनी तरफ खींचती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर हम देखते हैं कि भाई कोई बोलेगा यहाँ से कि पंख फेंको या पत्थर फेंको, तो पंख लेट गिरेगा और पत्थर जल्दी गिरेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ट्रू है। बट वैक्यूम में दोनों चीज़ें बराबर गिरेंगी। तो ये मुझे लगता है कि ये 8th और 9th क्लास की ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो सिंस जब पहली स्टेटमेंट ही गलत होगी तो ए इज़ नॉट करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। बी तो वैसे भी ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, तो इसको मैंने इजी कैटेगरी में रखा है, तो यहाँ पे मैंने वो भी रखा है कि कौन सा क्वेश्चन का क्या लेवल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर ऑप्टिकल फिनोमिना, बिल्कुल ठीक। अगला पॉइंट, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे कुछ गलत है। देखो, रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ लाइट डिफ्लेक्ट होती है, बट रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। क्योंकि जब हम, ये हमने पढ़ा भी होगा, ये 8th क्लास का कंसेप्ट है कि जब एक लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। और जब वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे टू द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, बट ये गलत है, इसके लिए ये पॉइंट गलत हो गया। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्शन बेंड्स पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी समझाया। अब देखो, ये लाइट इसका फेवरेट टॉपिक है। क्यों? 2023 के प्री में आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। रेयर से डेंसर पे जाएगी, जैसे कि अभी मैंने बताया, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, बिल्कुल ठीक। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट स्पीड्स अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी ठीक है। तो इसके बोथ। तो देखो, इसीलिए कहते हैं कि PYQ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। 2023 में अगर किसी ने ये कंसेप्ट समझा होता तो 2025 के प्री में ये ईजिली वो आंसर कर पाता। वैसे भी ये इजी था, ये 8th क्लास की फिजिक्स में है, तो इसको भी मैंने इजी कैटेगरी में डाला है। हाँ, इस बार साइंस एंड टेक के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, बट हमें तो मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे डूएबल थे, जैसे कि हम आगे आगे देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, Which of the following statement about viruses and bacteria are correct? पहला पॉइंट, वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली आउटसाइड द लिविंग सेल। नहीं, वायरस को हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, तो यह स्टेटमेंट गलत होगी। उसके बाद
बैक्टीरिया कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया को होस्ट की जरूरत नहीं होती है और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मेथड है बाइनरी फिजन। थर्ड, बोथ वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर मल्टी सेलुलर, नो नो दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी गलत है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया बोथ विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, नहीं, इनको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। बैक्टीरिया फिर भी विजिबल हो सकता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, बट वायरसेस क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है तो ये इस पर विजिबल नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन था बी। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको छोड़ दो, है तो ये भी डूएबल था बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका लेवल बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल होगा, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चनों की तरफ देखेंगे भी नहीं जो डूएबल थे, जिसको एक्सपीरियंस है पास्ट, तो वो बंदा ये कर सकता है। बाकी हम उन क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे जिन क्वेश्चनों में थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लगती है, ठीक है। चलिए 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 आगे 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 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो थ्रू वायर्स, ठीक है, रखते हैं इसको ऐसे ही। लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, तो ये तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज स्टैटिक इन नेचर, देखो जिसको नहीं भी पता ना करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो सिंपली इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेट द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑलवेज, नॉट, ओनली, ये सारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इसको अगर एलिमिनेट अगर हम करें और हमें पता है दूसरा ठीक है, तो थर्ड एलिमिनेट करके ये गया ये गया ये गया, 1 और 2 आंसर, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं। प्योर वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7 एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे होता है, तो इसका 25 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। अगेन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, 8th क्लास फिजिक्स, यस। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल द डायमंड इज इंसुलेटर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगेन ये बेसिक फिजिक्स है, ये इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, अगर आपने 8th क्लास की फिजिक्स की किताब पढ़ी है तो ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते थे। आगे, अब ये आ गया हमारा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉयन टेल मकाओ, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, पहला है इट इज स्ट्रिक्टली एरबोरियल इन इट्स हैबिटेट, कुछ नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता था क्या वर्ड है, ठीक है, इसको छोड़ो। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, ये तो बिल्कुल ठीक है, लॉयन टेल मकाओ वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। क्या ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? नो, ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है। जब भी आप ये पढ़ेंगे अपनी इन्वायरमेंट, तो आप उन एनिमल्स को ज़रूर पढ़ेंगे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उनकी हैबिटेट कहाँ पे है और क्या क्या प्रोग्राम उनके लिए चलाए जा रहे हैं। तो सिंस इट इज़ अ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नॉट अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो ये गलत है। अब देखते हैं थर्ड, मुझे पहले ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि थर्ड गलत है, तो थर्ड गलत, थर्ड गलत, थर्ड गलत, दिस विल बी द आंसर। कौन कह रहा था यहाँ पे कि एलिमिनेशन हैज़ बिन एलिमिनेटेड, कि एलिमिनेशन अब यूज़ ही नहीं कर सकते? देखो मैंने अभी आपको एलिमिनेट करके ही आंसर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ, तो बैम्बू है इसमें, और सैल्मन, अगर इसने पढ़ा होगा बेसिक नेशनल जियोग्राफी चैनल अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे वो सैल्मन का वो दिखाते हैं लाइफ साइकिल, जब वो ओशन से वापस रिवर्स में आती है तो ब्रीड करती है और वहीं पे अपनी बॉडी को छोड़ देती है। तो चलो ठीक है, इसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में डाला है, तो पैसिफिक सैल्मन एंड बैम्बू इज़ द आंसर। आगे चलो, देखो कई सारे क्वेश्चन में सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म वो होता है जब एक बर्ड किसी और के घोंसले में अंडे दे देती है, ठीक है। अब देखो इतनी बर्ड्स हैं, मुझे तो पता नहीं है कि कौन कौन सी देती है कौन कौन सी नहीं देती, तो यहाँ पे भी मुझे एलिमिनेट करना है। देखो कुकू, हमें सुना हुआ कि कुकू किसी और के घोंसले में अंडे दे देती है, लेकिन पिजन, यार पिजन तो अपने अंडे खुद ही निकालते हैं ना, हमने कितनी बार देखा है कि पिजन इवन इज अ गुड ब्रूडर, मतलब कि वो औरों के भी अंडे निकाल देता है, तो पिजन तो नहीं हो सकता, तो पिजन को एलिमिनेट करो। 5 5 और 5, तो दिस विल बी द आंसर, कहानी खत्म, एलिमिनेशन हैज़ बिन एलिमिनेटेड, दिस इज टोटली मिथ। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चाहते हैं।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, तो ये आप देख लेना, मैंने इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा है। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन प्राइसिंग। देखो, कार्बन प्राइसिंग इज अ पॉलिसी टूल दैट पुट्स अ फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसको देख लेना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, प्राइमरली मीथेन। देखो, जब इसने लिखा ना प्राइमरली मीथेन, तब ये डाउट क्रिएट करता है। अब बोलोगे कैसे? देखो, जो मीथेन है ना, मीथेन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। तो मीथेन का जो प्रोडक्शन है वो मेनली होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। सिंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हम कोई कार्बन प्राइसिंग नहीं डालते, तो प्राइमरली मीथेन वुड नॉट बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस। अगर यहाँ पे लिखा होता प्राइमरी CO2 और एनी अदर गैस, तो हम इस ऑप्शन को ठीक कर सकते थे। बट सिंस मीथेन लिखा है और कार्बन प्राइसिंग उस पे होता है कि कोई जो फैक्ट्रीज CO2 और ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है, उन पे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाया जाए। तो सिंस मीथेन तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इट वर्क्स बाय मेकिंग एमिटर पे फॉर द इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय देयर पोल्यूशन, इंकरेजिंग देम टू रिड्यूस एमिशन, ये ठीक है। तो सेकंड विल बी द आंसर। अगला, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पूछा गया। कहता है कि बीटी कॉटन इज ओनली GM क्रॉप अप्रूव्ड बाय द कमर्शियल, अप्रूव्ड फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। बिल्कुल ठीक। अभी बीटी ब्रिंजल की बात भी चल रही है, बट अभी फिलहाल के लिए जो अप्रूव्ड है वो सिर्फ बीटी कॉटन ही है। इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, नो, इंडिया इज अ सेकंड लार्जेस्ट। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में ही है, जब आप पढ़ोगे क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे, इंडिया कौन सी चीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, कौन से दूसरे नंबर में है, तो ये उसमें कवर हो जाता है। अगला, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है रामसर कन्वेंशन का। इज मेंटेन्ड अंडर रामसर कन्वेंशन, इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये ठीक है। बेसिकली मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में क्या होता है कि उन वेटलैंड्स को मेंशन किया जाता है जो डिग्रेड हो रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि इस पर स्पेशल अटेंशन की जाए ताकि ये इनको हम डिग्रेडेशन से बचा सकें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा है इन इंडिया केवलादेव नेशनल पार्क, चिलिका आर करंटली इंक्लूडेड इन मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। तो केवलादेव तो है, बट चिलिका पहले थी, अब निकाल दी गई है। अभी इस टाइम करंटली मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में हमारी 2 ही साइट्स हैं, एक है केवलादेव और दूसरा है जो मणिपुर में हमारा क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा, मणिपुर में है वो। चलो ठीक है, नाम देख लेंगे इसका, मणिपुर में है वो। चिलिका पहले थी, अब निकाल दी गई है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, हाँ, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज मेजर, ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, सब ने लिखा है रिचर्ड स्केल, नो, ये है मार्कली स्केल। ये देखो सोर्स मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है रिचर्ड स्केल। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिचर्ड स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इनटू द एब्सोल्यूट नंबर 0 to 10। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड एज मार्कली, कि कितनी इंटेंसिटी से था, जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी ही वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। तो मार्कली स्केल इज द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटीज को आप नहीं छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीज ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज। देखो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये क्या होता है, इसका बेस हम रखते हैं CO2 को। CO2 को हम मानते हैं इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1। उसके बाद जो आती हैं तो उसको हम CO2 के बेस पे ही कंपेयर करते हैं। तो ये देखो, ये है PMFIS की किताब, तो उसमें मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। देखिए, सबसे कम है ये कार्बन डाइऑक्साइड का बेस 1, उसके बाद मीथेन 28 टाइम्स मोर देन कार्बन, फिर उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, वो है 265, और फिर है हमारा यहाँ पूछा गया था फ्लोराइड गैसेस, तो वो है हमारा इससे ज़्यादा ही है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फर्स्ट, देन मीथेन, देन अपना नाइट्रस ऑक्साइड, देन फ्लोरिनेटेड गैसेस, डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो अपने सोर्सेज भी पक्के कर लो कि किससे पढ़ना है। एक ही सोर्स रखो, बट सॉलिड सोर्स रखो, और मल्टीपल सोर्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला देखो, ये अब इकोनॉमिक्स के सवाल आ गए। करेंसी डेप्रिसिएशन
ऑलवेज लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड ऑफ बैलेंस। देखो ये कंसेप्ट है, जब करेंसी हमारी डिप्रिशिएट होती है, जैसे हमने रिसेंटली अभी सुना है कि हम डॉलर 90 क्रॉस कर चुका है इंडिया का, तो इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। लेकिन क्या ये हमेशा इंप्रूव करती है ट्रेड बैलेंस? देखो जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उसको फ़ायदा होता है, उनको फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली चीपर लगते हैं। तो जो बाहर के इंपोर्टर होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं जहाँ से उनको ज़्यादा सामान मिले। तो ऑब्वियसली कि ये डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हमें हेल्प करती है इन एक्सपोर्ट। बट जब हम इंपोर्ट करने की बारी आएगी, हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना। तो जब ज़्यादा से पैसे देने पड़ेंगे तो ट्रेड ऑफ बैलेंस हमेशा ही कैसे इंप्रूव होगा? तो पहली बात तो इसने लिखी है ऑलवेज, मतलब कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट होगी। और दूसरा रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रियल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड टू द नॉमिनल एक्सचेंज रेट फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। इसका है इज फॉल्स आर इज ट्रू। और वैसे भी जो असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपने एक स्टेटमेंट गलत निकाल ली ना तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही होगा, ए इज फॉल्स, बस। अगला चलो, ERM ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फैसिलिटेट्स करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अमंग मेंबर कंट्री, बिल्कुल ठीक है। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द नीड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिड्यूस। ये कंप्लीटली अपोजिट स्टेटमेंट है। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, हमारा RBI कंट्रोल करता है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बाय सेलिंग फॉरेक्स, ठीक है। तो इसको तो मैं डिटेल में फिर कभी आपको बताऊंगा। तो बट फ्लेक्सिबल में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है बाय सेलिंग फॉरेक्स, इसको हम ये भी कहते हैं डर्टी फ्लोट, डर्टी फ्लोट। तो ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, तो ये गलत है, तो ओनली वन। अच्छा ये आ गया फैक्चुअल क्वेश्चन। देखो बजट तो हर साल का इंपॉर्टेंट होता ही है, तो जब आप प्री देने जाओगे तो ऑब्वियसली आप बजट पढ़ के ही जाओगे। और बजट में ये स्पेशली मेंशन था कि 100 गीगाबाइट्स हमारा टारगेट है बाय 2047। अच्छा अब ये आ रही कुछ स्कीम के नाम दिए हैं, PM श्री स्टार, दक्ष उल्लास एंड PM पोषण। वो पूछा है कि इनमें से कौन सी स्कीम्स ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। जिसने मेंस दी है उसके लिए इजी है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी की सारी स्कीम्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर लाई गई हैं। नहीं भी किया तो देख लो, फिर भी मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। अच्छा अगेन बजट से उठा के दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि इनमें से क्या चीज़ क्या है। देखो हमें हर चीज़ नहीं पता हो सकती, बट मुझे पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट तो हमारा ज़्यादा ही है ना, 4.4% के आसपास है। मतलब कि 0.3 और 0.8 तो है नहीं, ना ही 1.5 है, कितनी छोटी टर्म्स है। और रेवेन्यू डेफिसिट हमारा इशू रहा है, तो 4.4। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, FRBMA 2003 ये जो एक्ट है। तो जब आप ये एक्ट पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक चीज़ है पढ़ने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अगले। देखो विच आर द फॉलोइंग है की पिलर्स ऑफ हेल्थ पॉलिसी। प्रिवेंशन ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ठीक है, फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मेडिसिन ठीक है। देखो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ें लिखी है उसने। अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर इन अर्बन एरियाज, नहीं अर्बन एरियाज में तो हमारे डॉक्टर्स हैं ऑलरेडी, हमें रूरल्स में डॉक्टर को लाना है। रूरल एरिया में ना कोई नौकरी करना चाहता है, ना ही कोई वेल क्लास फैसिलिटीज़ खुल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसको निकाल दो 4 4 4, तो ये दिस विल बी आंसर। एलिमिनेशन हैज़ बिन एलिमिनेटेड, देख रहे हो आप कैसे एलिमिनेशन में यूज़ कर रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं कि एलिमिनेशन अब लग ही नहीं रही। एलिमिनेशन ठीक है। अच्छा बिलो मैंशन इंडियाज टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये भी इजी है, या तो हमारा चाइना होता है या तो हमारा US होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 UAE, ये तो होगा नहीं, या तो US के बाद चाइना, ठीक है, चाइना के बाद UAE के बाद रशिया के बाद सऊदी अरेबिया, यही ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये 1 या 2 में हमेशा ये दोनों ही आपस में कम्पीट करते हैं, तो ये दोनों सिर्फ 1 2 में ये यहीं पे इसी ऑप्शन में है। तो बाकियों का पता ना भी हो तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, PM-E बस सेवा। कुछ नहीं पता था मुझे इसके बारे में, ये क्या है PM-E बस सेवा, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम
पहला पॉइंट कुछ नहीं पता। एम्स टू ऑगमेंट बस ऑपरेशन अर्बन एरियाज विद सेंट्रल असिस्टेंट, ठीक है, कुछ नहीं पता। मोर देन 169 cities with the population size of 3 lakhs and 40 lakhs as per census 2021 are eligible to participate under the scheme, ठीक है, कुछ नहीं पता। This scheme shall be valid up to March 2047। भाई इतनी लंबी आज तक कोई स्कीम नहीं हुई, ठीक है। गवर्नमेंट 2 साल 5 साल के लिए स्कीम लाती है, लेकिन ये 20-25 साल की कोई स्कीम नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑप्शन को एलिमिनेट करो चुपचाप। तो ये यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप दोबारा आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एसडीजीज पढ़े हुए होंगे आपको, तो गोल्स आपको पता होना चाहिए कौन सा है। पीएमएजी ये 2.69 करोड़ है। ये बेसिकली जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो आपको ये फिगर्स याद रखनी पड़ेंगी, तो वही उठा के यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44। अब हम पॉलिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कब बना था? ये है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919। ये बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, फैक्चुअल है, लेकिन ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं और पढ़ के ही जाओगे। अगर आप कहते हो कि मेरी तैयारी है तो आपको ये सारे एक्ट्स तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट मैं कह सकता हूँ इसको। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है। तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट, ये ठीक है। इनकम टैक्स कॉन्करेंट लिस्ट, ये गलत है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट, ये भी ठीक है। कंसेंसस यूनियन लिस्ट, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इनकम टैक्स भी यूनियन लिस्ट में आता है। तो 134 ये दिस विल बी आंसर। अगला एडवाइजरी जुरिडिक्शन, अगेन अ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड इट्स ओपिनियन ऑन एन प्रेसिडेंशियल एफरेज, बिल्कुल ठीक, मैंडेटरी नहीं है। क्यों? सिर्फ एक ही चीज़ में मैंडेटरी है, अगर वो प्री इंडिपेंडेंस कोई ट्रीटी के रिलेटेड सवाल है, उन डैट केस ओनली कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन के थ्रू उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस करनी होती है। बाकी हर केस में ये मैंडेटरी नहीं है। और आर्टिकल सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 143, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है। स्टेटमेंट 2, द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन नेचर, नो, ना ही उसको मैंडेटरी है देना और ना ही ये बाइंडिंग है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन बी ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। अगले क्वेश्चन, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ट्रू। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ट्रू। His and her remuneration is determined by the state legislature, no, it is determined by the governor, ठीक है। इसने बोला नॉट करेक्ट, तो सी। अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये इनका फेवरेट है। मैं लगाना भूल गया, ये शायद पिछली बार भी आया था, पिछले बार के प्री में भी आया था, तो ये फेवरेट टॉपिक है इनका। देखो जब आप PYQ एनालाइज करोगे ना, आपको पता लग जाएंगे कि कौन से टॉपिक फेवरेट होते हैं किसी एग्जामिनर के, तो वो एक नहीं तो दूसरे साल में वो टॉपिक रिपीट्स होते ही रहते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आसमान से ही कुछ चीज़ें डाल देगा ना, चीज़ें रिपीट होती हैं। तो हमें पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो उसका रैंक 6 होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी का, ये यूनियन मिनिस्टर का 7 होता है। तो उसके बाद देख लो 6 और 7, 1 और 4 किसमें है, 1 और 4 इसमें है, बाकी 2 का नहीं भी पता, तो आंसर की तरफ हम पहुँच गए, ठीक है। लोकपाल कहता है कि लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्राइम मिनिस्टर। अब बहुत सारे लोगों ने बोला यार प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है, बट लोकपाल का सबसे बड़ा इशू ही यही है कि प्राइम मिनिस्टर इज अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ही लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन में है तो वो इफेक्टिवली अपना काम कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट आंसर, यूनियन मिनिस्टर इज करेक्ट आंसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके अंडर नहीं आते, एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट किसके अंडर आते हैं? लोकायुक्त की, ठीक है। तो 1, 2 and 4 दिस विल बी आंसर। मनी बिल के रिलेटेड सवाल देखो, मनी बिल, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, ये सारे फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के, ठीक है। व्हेन मनी बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हर असेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज शी एक्सरसाइज, कौन कौन सी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है? शी में गिव हर असेंट, या असेंट देगी, या विद होल्ड करेगी, या रिटर्न करेगी। देखो मनी बिल हमेशा प्रायर नोटिस ऑफ प्रेसिडेंट के प्रायर नोटिस के बाद लाया जाता है। मतलब
कि पहले प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, उसके बाद लाए जाते हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रिटर्न कर दे, ठीक है। हाँ, वो असेंट दे सकती है और विद होल्ड जरूर कर सकती है। अगर मनी बिल इन केस प्राइवेट मेंबर ने लाया हो तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो 1 और 2 विल बी आंसर, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकती। अगला, नीति आयोग, अगेन बेसिक क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। नो, प्राइम मिनिस्टर खुद ही चेयरमैन होता है नीति आयोग का। जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है वो होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, वरना चेयरमैन तो वो खुद ही है। नीति आयोग वॉज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एक रेजोल्यूशन से लाया गया था। तो ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट। अच्छा, इनमें से कौन सी अथॉरिटीज़ कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से अपने सैलरीज लेती हैं? तो ये जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG एंड आई थिंक बस ये दोनों ही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। तो ठीक है, ये बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? जब वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट विदहोल्ड हर असेंट टू बिल पास बाय द पार्लियामेंट। देखो ये थोड़ा डाउटफुल था, अगर वो विदहोल्ड करके रखेगा तो टेक्निकली वो भी एब्सोल्यूट वीटो है, बट एब्सोल्यूट वीटो में होता ये है कि वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो टेक्निकली दिस इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट वीटो, बट इसको उन्होंने नहीं माना। उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि एब्सोल्यूट वीटो वही होगी जिसमें वो रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो सस्पेंशन वीटो जब ये होता है कि जब वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजे पार्लियामेंट में दोबारा, तो ये तो ठीक है। पॉकेट वीटो भी ठीक है, जहाँ ना वो असेंट दे और ना वो रिटर्न करे। ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार पॉकेट वीटो किया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन टाइम वीटो, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ आइटम ऑफ अ बिल मेनली फाइनेंशियल, ठीक है। तो ओनली 3 इसका आंसर है। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये पूछा है कि आर्टिकल 75 पे जब अमेंडमेंट की गई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर दैट नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल हाउस ऑफ पीपल, तो ये कौन से अमेंडमेंट में की गई थी? ये 91st अमेंडमेंट में की गई थी। ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ का रिलेटेड है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे सबसे पहले 15% ऑफ मिनिस्टर्स का कैप लगाई गई थी कि 15% से ऊपर मिनिस्टर नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे मर्जर को वैलिड माना गया था। तो जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे आएंगी। उसके बाद ये भी ठीक था। पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में क्या होगी? तो हमें पता है पंजाब में तो सबसे कम है, तो पंजाब विल बी फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में कि कम से छोटा। उसके बाद इट विल बी आई थिंक पंजाब विल बी फर्स्ट, देन इट वुड बी राजस्थान, देन कर्नाटका एंड देन वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, ये डेट्स की जा सकती है, बट ये ज़्यादा ही फैक्चुअल था तो मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती है वाली। अगेन बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ऑडिट ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243J। अगेन अगला चलो 65 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस, अब ये क्वेश्चन क्यों आया? रिसेंटली अक्टूबर 2024 में मराठी, असमी, प्राकृत और बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया था, स्टेटस दिया गया था, तो ये उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। अब देखो क्राइटेरिया पूछा है कि क्या होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज का। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग फ्रॉम एटलीस्ट 1500 to 2000 ईयर, यस बिल्कुल ठीक। अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय सक्सेसिव जनरेशन ऑफ स्पीकर, बिल्कुल ठीक। लिटरली द लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तीनों ऑप्शन ठीक है। अब चौथे में उसने पूछा है करंटली स्पोकन बाय 50 मिलियन पीपल, ये है ही नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर प्राकृत है तो प्राकृत तो अब कौन बोल रहा है? क्या 5 करोड़ लोग प्राकृत बोल रहे हैं? नहीं, ये एंशियंट लैंग्वेज हो चुकी है, तो ये चीज़ नहीं है। फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करो एंड 1 2 3 विल बी द आंसर। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो नॉन सीरियस होंगे वो इस टाइम तक ये वीडियो छोड़ के चल चुके होंगे, बट अगर आपको कुछ अचीव करना है तो
आपको एंड तक देखनी पड़ेगी ये वीडियो। मैं कुछ चीज़ें आपको एंड में बताऊंगा अभी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर एग्जाम्स, तो एंड तक आप बने रहिए। आप ही के लिए मैं वीडियो लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारी झूठी बातें और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है यूट्यूब में, जो सिर्फ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है और कोई हेल्प नहीं कर रही वो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, बट इनको करना कैसे है। अब देखो ये क्वेश्चन को, अवार्ड्स पूछे और बताया है कि ये नरेंद्र मोदी को कौन सी कंट्री ने दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सारी कंट्रीज ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया है, लेकिन नाम तो मुझे याद नहीं होंगे, किसी को भी नहीं याद होंगे। बट ये देखो, ग्रेट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, यार ये जो है ये ट्राइबल नेम पापुआ न्यू गिनी से नहीं मिलता। अब देखो रशियन, फ्रांस, ग्रीस, ये चीज़ें नहीं है। लोगो ये एक ट्राइबल नेम है जो पापुआ न्यू गिनी में प्रेवलेंट है। तो सिर्फ यही अगर पता हो जाए यार ये इसी का लगता है मिलता जुलता, तो 2 का 4 इज ओनली सेकंड ऑप्शन। तो बाकियों का नहीं भी बताओ तो आपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो आर्टिकल 19 हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आर्टिकल 90A में वो पता है कि हमारी कौन कौन सी 6 फ्रीडम्स हमें बताई गई हैं, और आर्टिकल 90B में उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया गया। तो उसमें सारी आती है, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफेमेशन। तो 1 2 3 4 विल बी द आंसर। अगला 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 मेरा भाई चानू, देखो अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हाउ टू डू। अब हमें तो मेरा भाई चानू को इतनी क्लोजली फॉलो किया नहीं होगा, हमें पता होगा ये सिल्वर यहाँ जीती, गोल्ड यहाँ जीते, सिल्वर यहाँ जीते, तो बट एक ऑप्शन है, वॉन गोल्ड इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। यार पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ, इंडिया ने एक गोल्ड भी नहीं जीता। अगर इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि इंडिया ने गोल्ड एक भी नहीं जीता, इवन कि हमारे मेडल्स ज़्यादा थे, और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक गोल्ड जीता था, तो पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिया की रैंकिंग से ऊपर थी। तो दिस मीन्स डैट कि इंडिया ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता, तो 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आ गया ऑप्शन आंसर। बाकी हमें क्या जानना है। अगला, अब हम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा वर मोर एलैबोरेटली कंस्ट्रक्टेड देन दोज ऑफ मोहनजोदारो। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदारो बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेटली कंस्ट्रक्टेड था। ठीक है, इन मोहनजोदारो हैड अ लार्ज टैंक ग्रेट बाथ लोकेटेड विद इन द सिटाडेल माउंट। ठीक है, सिटाडेल माउंट में सारी चीज़ें थी मोहनजोदारो की, ग्रेट बाथ भी वहीं था, ग्रेट ग्रैनरी भी वहीं मिली हमें। तो ये ऑप्शन ठीक है। तो 1 गलत और सेकंड ठीक किस में है? 1 गलत 1 गलत 1 गलत, सेकंड ठीक, ये विल बी द आंसर। अगेन बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह, बिल्कुल ठीक। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, बिल्कुल ठीक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर, नहीं, 4th कश्मीर में हुई है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ और पेट्रोनेज ऑफ कनिष्क। ठीक है, तो ये तो गलत है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र, ना, 3rd पाटलिपुत्र में हुई है, तो 2 पेयर्स आर करेक्ट। आगे चलो, ये देखो पिएट्राडोरा का क्वेश्चन था, इसमें मुझे लगा शालीमार बाग भी है। आई एम स्टिल डाउटफुल, मुझे लगता है शालीमार बाग भी होना चाहिए। देखते हैं अगर रिवाइज हुई आंसर की तो ये ठीक होता है कि नहीं। अगला, ये भी एनसीईआरटी से बेसिक क्वेश्चन उठाया इन्होंने कि विजयनगर एम्पायर को किस किस ने विजिट किया और किस किस के फॉरनर अकाउंट से ये हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगता है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी ये है, डोमिंगो पीज ये भी वहीं गए। इब्न बतूता बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान के कोर्ट में था, और इसने मोहम्मद बिन सलमान ने इसको काजी भी बनाया था, तो इसको छोड़ दो। निकोलो डी कॉन्टी ये भी है, 1 2 and 4 एनसीईआरटी से उठाया गया सीधा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगेन बेसिक प्रोविजंस वर टू एंजॉय फुल ऑटोनॉमी एंड कुड चूज टू रिमेन आउटसाइड द प्रपोज्ड इंडियन यूनियन, बिल्कुल ठीक। मिशन प्रपोज टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक। द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द ऑफर बिकॉज इट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तीनों चीज़ें ठीक है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो इसका बेसिकली यही एम था कि वॉर टाइम, सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रही थी, तो कॉन्फिडेंस में लेना था उसको इंडियन लीडरशिप को, तो उनको प्लीज़ करने के लिए ये मिशन आया था। और ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आपको यहाँ पे जब आप
स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो अच्छी से पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. बिल्कुल ठीक है. रिटेन ओवरराइडिंग पावर टू गवर्नर जनरल इन बोथ प्रोविंसेस एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. बिल्कुल ठीक. इस्टेब्लिश बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर एंड इन द प्रोविंस विदाउट एक्सेप्शन. देखो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये मुझे नहीं पता कि ये चीज़ थी, बट सिंस इसने एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ कर ली है ना, विदाउट एक्सेप्शन, तो एलिमिनेट द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, हटा दो. थर्ड हटा दो. 1 2 इज द आंसर. ठीक है. मैंने भी ये अप्रोच यूज़ किया, मुझे थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कुछ इलम नहीं था, बट सिंस इसने जब यहाँ पे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दी तो मैंने इसको हटा दिया और दिस इज़ द राइट आंसर. अगेन बेसिक क्वेश्चन लाहौर सेशन के बारे में पूछा है कि क्या ये प्रेसिडेंटशिप वाज प्रिसाइडेड ओवर दी सुभाष चंद्र बोस. नो, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे हमारे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. पूर्ण स्वराज है ये. ठीक है. यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया था. 26 जनवरी 1930 वॉज डिक्लेयर्ड एज अ डे टू सेलिब्रेट पूर्ण स्वराज. बिल्कुल ठीक. इट अप्रूव्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. नो, वो कराची सेशन हुआ था 1930 में. कराची सेशन 1931 में उसने अप्रूव किया था. तो ये गलत है, ये गलत है, ये तो ठीक है. तो 2 और 3. अगला. ठीक है. अब देखो यार, ये भी एलिमिनेट करके इसका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा. द 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट हैज़ नॉट इम्पैक्टेड कोरल रीफ्स ऑफ इंडिया इन रीजन्स लाइक अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ. ये गलत है यार. इम्पैक्ट किया है, कौन बचा इससे? हर जगह कोरल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. ठीक है. Marine protected areas have been established across India to limit human activities and promote ecosystem and coral reef recovery. ये भी ठीक है. अगला. Coral species are not protected under Wildlife Protection Act 1972. ये गलत है. ये शेड्यूल 1 में है WPL के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज ट्रू. अच्छा, कौन सी कंट्री से हमारा इक्वेटर पास नहीं करता? ये भी फैक्चुअल है. तो गबून से पास करता है, कैमरून से नहीं पास करता, कीनिया और सोमालिया से पास करता. तो कैमरून विल बी द आंसर. अच्छा अगला देखो, सुरेंद्र मानसर के बारे में पूछा है. क्या ये रामसर साइट डेजिग्नेट की गई थी? हमें डेट नहीं पता, तो इसको स्टेटमेंट को भी ऐसे रहने दो. साइट डज नॉट होस्ट माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज. अरे जब आप पढ़ोगे ना रामसर साइट, तो उसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि इट मस्ट होस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज. तो अगर ये कंडीशन है और एक ये रामसर साइट है, तो ऑप्शन 2 विल बी एलिमिनेटेड. तो 2 को हटाओ, ऑल हटाओ, 1 और 3 विल बी द आंसर. पानी खत्म. ये भी बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है. उसके बाद अब आ गए हम अपने 100th क्वेश्चन. ऑपरेशन मेघ राहत वॉज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी इन 2014. ठीक है. नहीं पता मुझे मेघराहत कब था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डेट दी 2014. तो अब देखो पहला ऑप्शन, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ऑपरेशन था कंडक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. अगला ऑप्शन देखते हैं. ऑपरेशन वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स ऑफ सीवियर लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक. यार 2014 में कौन सा अर्थक्वेक आया? 2014 में तो हमारी फ्लड लाइक कंडीशन हो गई थी जो कश्मीर और जम्मू में हुआ था. तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो. सेकंड. ठीक है. अब है अगला कि लार्ज स्केल ट्रूप डिप्लॉयमेंट, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड हेलीकॉप्टर यूज टू रेस्क्यू सिविलियन एंड रिस्टोर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो अभी प्रोविजनल आंसर किया है ना, उसमें इसको गलत लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन ठीक है. तो ये तीन ऑप्शन ठीक है, 2 3 और 4. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बट यहाँ पे शायद लिखा है प्रोविजनल आंसर में ऑप्शन बी. तो ये करेक्ट हो जाएगा. तो देखो अब हमने काफ़ी हद तक पेपर एनालाइज कर दिया. तो ये मैंने बना दिया. देखो जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे वो थे 31 क्वेश्चन इजी थे. मॉडरेट लेवल के 18 और जो डिफिकल्ट लेवल थे वो थे 4. देखो जो इजी लेवल है ना, इसको तो आपको एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी. इसको 90% एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी. मॉडरेट की अगर आपकी 60 to 65% एक्यूरेसी भी होगी तो भी चलेगा. और डिफिकल्ट के जो क्वेश्चन है उसको अगर 50% एक्यूरेसी भी रखोगे तब भी आपका काम बन गया. तब भी आप इजीली यू कैन स्कोर 70 to 75 मार्क्स. आपको मैंने पूरा पेपर एनालाइज करके बताया है. ठीक है. और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में 75 मार्क्स लेने ईजी थे, मुश्किल नहीं थे.
हाँ, जिन जिन के आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा, और वो कह रहे हैं ये क्या बकवास पेपर, ये वो फलां टीम वो आपके सब टाइम वेस्ट करने के लिए जाए हैं। उनकी खुद की भी तैयारी नहीं है और ना ही वो आपको तैयारी करवा सकते हैं। मैं आपको अपने मार्क्स बताता हूँ। सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रोविजनल आंसर की मेरे मार्क्स हैं 86.80। अब मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट है कि वो ठीक हो जाएंगे, तो अगर वो ठीक हो गए तो अराउंड 90 आई विल स्कोर। और मैं आपको बता दूं पिछली बार मेरे मार्क्स कितने थे। पिछली बार मेरे मार्क्स थे 89, और इस बार मैं पढ़ा भी नहीं था, मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे, और ये डिलेमा भी था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो स्टिल मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ा था और अपना स्टैटिक पोर्शन कवर किया था। तो अगर मैं स्टैटिक पोर्शन कवर करके 86 मार्क्स ले सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं था इस पेपर में कि आप बोलो कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हाँ, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2023 का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे मार्क्स थे 31। आई फेल्ड मिजरेबली, सीरियसली बोल रहा हूँ, 31 मार्क्स थे मेरे। तो जब अगले साल मैंने मेंस दिया, प्री दिया, तो मैंने 89 लिए। तो 31 से 89 पहुंचने के लिए वो चीज़ें मैंने एनालाइज की कि मेरे 31 क्यों आए। जिन बच्चों के अबव 60 हैं तो वो ठीक है। अगर जिन बच्चे जो 30s या 40s की रेंज में है और उनको पता है कि उनको क्वालिफाई नहीं होने वाला, तो उनको ध्यान देना है पेपर पे कि भाई उन्होंने क्या चीज़ नहीं की जिसकी वजह से उनको ये आज इतने मार्क्स आए हैं। देखो, आपको अपना स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टैटिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप एग्ज़ाम में प्री में नहीं फेल होगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चनों को अगर आप अपने जहन में बिठा लोगे, तो यहाँ पे तो 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल फजूल थे। बट उन 50 क्वेश्चनों में क्यों ध्यान देना है आपको? आपको तो उन 50 क्वेश्चनों में ध्यान देना है ना जो आपके अप्रोच में थे, जिनको आप कर सकते थे। ठीक है, तो मेरा बस वीडियो बनाने का इतना सा मकसद था कि आप लोगों की बातों में मत आए। आप अपनी तैयारी शुरू करें, तैयारी अच्छे से करें। जिनका हुआ है उनको कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड, और जिनका नहीं भी हुआ है तो उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर नेक्स्ट अटैम्प्ट। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। अगर कहीं डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, और अपने सोर्सेज को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना मिनिमाइज़ करो, और मॉक लगाओ। मॉक जितने आप लगाओगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। वो कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितनी मेहनत आप एग्ज़ाम के पहले करोगे तो उतना ही ईजी आपको एग्ज़ाम रहेगा। तो अप्रोच बड़ी सिंपल सी है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने नोट्स रेडी रखिए, स्टैटिक नोट्स। PYQ लगाइए यूपीएससी के, 10 साल के बहुत हैं, और PSC के भी लगाओ 5 साल के। ठीक है, अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आई कैन अश्योर यू कि आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्रीलिम्स को आपने इसी तरीके से लेना है कि आपको अपने नोट्स आपको पता होने चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। उसके बाद आपको PYQ एनालिसिस करना है, यूपीएससी के भी और PSC के भी। क्योंकि जब आप PSC के PYQ एनालिसिस करोगे ना, आपको चीज़ें पता लगेंगी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे JK PSC के फेवरेट हैं, बट वो UPSC में नहीं पूछे जाते। जैसे कि एंशियंट एंड मेडिवल। एंशियंट यूपीएससी में पूछी जाती है, बट मेडिवल बड़ी कम पूछी जाती है। बट मेडिवल जो है हमारी PSC का फेवरेट टॉपिक है। हाँ, हालांकि इस बार नहीं आया, लेकिन अगर आप जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेडिवल से ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल कि आपको पता लगेगा कि कौन से डोमेन से आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है तो उनको बहुत बहुत मुबारक, बट ये अभी उनकी जर्नी का सबसे पहला स्टेप है। तो मेंस डिमांड योर नेक्स्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल। तो मेंस की वो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और जितनी जल्दी करोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अप्रैल में मेंस हो जाएगा। तो आप फटाफट, जिनके मार्क्स 65 से अबव हैं तो वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और जिनके मार्क्स कम हैं 40s 50s और 30s की रेंज में, तो उनको एनालाइज करना है कि उनके मार्क्स कम क्यों आए, और मेहनत करो, अच्छे से अपने नोट्स तैयार रखो, और इस साइकिल को भूल जाओ, अगले साइकिल पे ध्यान दो, और इतनी मेहनत करो कि अगले साइकिल में आप सिलेक्शन लिस्ट में हो। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ सबसे कि सबका अच्छे से होगा अगली बार। उम्मीद है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ होगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे।